अरे वाह! आज हमारे पास ना आईआईटी मद्रास के ऑनलाइन बीएससी प्रोग्राम से एक बड़ा ही दिलचस्प कोर्स ओवरव्यू है। हाँ, कौन सा? ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स पर, मतलब डीबीएमएस। प्रोफेसर पार्थ प्रतिम दास का लेक्चर है ये। ओह, प्रोफेसर पार्थ प्रतिम दास। हाँ हाँ, आईआईटी मद्रास का ये ऑनलाइन प्रोग्राम तो काफी पॉपुलर हो रहा है। और प्रोफेसर दास तो खैर कंप्यूटर साइंस में बहुत बड़ा नाम है। डीबीएमएस तो उनका कोर एरिया है। तो बस आज हम इसी डीबीएमएस की दुनिया में थोड़ी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, लगता तो है टेक्निकल से। पर असल में ना ये हमारे रोज की डिजिटल जिंदगी का एकदम इंजन है। सोचो जरा, सुबह उठ के यूपीआई पेमेंट करते हैं या रात को सोशल मीडिया देखते हैं। सब जगह यही तो है पीछे। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ कोई फैंसी टर्म नहीं है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी है जिसके बिना मतलब आज की दुनिया चल ही नहीं सकती, एकदम रुक जाएगी। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है इसी पर है कि आखिर ये डीबीएमएस चीज क्या है, ये पुराने जमाने में जो फाइल सिस्टम यूज होता था उससे बेहतर क्यों है, और असल जिंदगी में इसके क्या मस्त गजब के इस्तेमाल है। हम प्रोफेसर दास के लेक्चर के जो जरूरी हिस्से हैं ना, उन्हें आसान भाषा में समझेंगे। बढ़िया, चलो फिर शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में कि भाई ये डेटाबेस होता क्या है, जरूरत ही क्यों पड़ी इसकी। हाँ, ये बेसिक सवाल है। प्रोफेसर दास समझाते हैं कि डेटाबेस किसी भी एंटरप्राइज की जानकारी को संभालने का एक सिस्टम है। अब एंटरप्राइज सुनकर लगता है कोई बड़ी कंपनी। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। पर प्रोफेसर दास कहते हैं इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। एक छोटी सी दुकान भी, कोई बैंक, यूनिवर्सिटी, या बस हम जैसे कुछ लोगों का ग्रुप जिन्हें कोई जानकारी साथ में रखनी है। एकदम। एंटरप्राइज का मतलब यहाँ बहुत वाइड है। कोई भी यूनिट जिसे डेटा जमा करना है, उसे ऑर्गेनाइज करना है और जरूरत पड़ने पर आसानी से यूज करना है, उसे डेटाबेस चाहिए। अच्छा। इसमें होता क्या है, आपस में जुड़ा हुआ डेटा होता है, इंटर रिलेटेड डेटा, और फिर उस डेटा को मैनेज करने के लिए प्रोग्राम्स होते हैं। फंडा ये है कि जानकारी को इस्तेमाल करने का एक सुविधाजनक और एफिशिएंट माहौल बनाना। ये डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी है बेसिकली। और मजे की बात यह है, जैसा आपने कहा कि हम इसे रोज यूज करते हैं। हाँ। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। प्रोफेसर दास ने तो इतने सारे उदाहरण दिए कि मेरी तो आंखें खुल गईं। हाँ, उदाहरण तो बहुत हैं। बैंकिंग, सोचो, नेट बैंकिंग, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, इन सब के पीछे कितने बड़े बड़े भीमकाय डेटाबेस काम कर रहे होंगे। बाप रे, कितना डेटा होता होगा, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस, अकाउंट की डिटेल्स, है ना। एक क्लिक किया, पैसा यहाँ से वहां। बिल्कुल। ये सब इन्हीं डेटाबेस का तो कमाल है। बिल्कुल। फिर वो रिजर्वेशन वाला सिस्टम, कभी आईआरसीटीसी पर तत्काल टिकट बुक करने की जंग लड़ी है? हाँ हाँ, कौन नहीं लड़ा होगा। या कोई फ्लाइट बुक की हो, वो जो सिस्टम है ना, जो लाखों लोगों को एक साथ टिकट बुक करने देता है, सीटों का हिसाब रखता है। हाँ, रियल टाइम में। वो भी एक जबरदस्त डेटाबेस एप्लीकेशन है। बिल्कुल। और एकेडमिक्स में देख लो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, रजिस्ट्रेशन करना, ग्रेड्स चेक करना, आजकल सब ईआरपी सिस्टम से होता है। हाँ, वो पोर्टल होता है ना, स्टूडेंट पोर्टल। वही। और ये ईआरपी सिस्टम्स भी असल में क्या हैं? बड़े कॉम्प्लेक्स डेटाबेस एप्लीकेशन ही तो हैं। आईआईटीज हो, एनआईटीज हो, बड़ी यूनिवर्सिटीज, सब इसी पे चलती हैं। और शॉपिंग, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये कैसे चलती है इतनी बड़ी साइट्स? उफ, उनका डेटा तो सोच के ही चक्कर आ जाए। कितने प्रोडक्ट्स, कितने बेचने वाले, कितने खरीदने वाले, कितने ऑर्डर, किसका सामान कहाँ गया, पेमेंट आया कि नहीं, स्टॉक में है या नहीं, हर एक चीज का हिसाब। ये सब डेटाबेस ही तो संभालते हैं। ये तो ऑनलाइन दुनिया के सुपर गोदाम है एक तरह से। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो अपना प्रोडक्शन इन्वेंट्री ट्रैक करते हैं। एचआर डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉय रिकॉर्ड रखते हैं। ट्रैवल एजेंट्स बुकिंग मैनेज करते हैं। हर जगह। और कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो शायद हम सीधे सोचते भी नहीं, जैसे हमारा ईमेल, जीमेल, हॉटमेल। अरे हाँ, ईमेल तो रोज देखते हैं। तो हमारे सारे मेल, सारे कॉन्टैक्ट्स, अटैचमेंट सब कहाँ सेव होता है? डेटाबेस में ही। और सोशल मीडिया, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम भी। इनके बिना तो मतलब पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारी पोस्ट, हमारे दोस्त, मैसेज, लाइक्स, कमेंट्स, अरबों खरबों डेटा पॉइंट्स। हाँ, और ये सब डेटाबेस में सेफ रहता है और जैसे ही जरूरत होती है फटाफट हमें दिख जाता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी तो हमारी जिंदगी में पूरी तरह घुस चुकी है, रग रग में समा गई है। हाँ, और इसीलिए प्रोफेसर दास बार बार ये कह रहे थे कि डेटाबेस प्रोग्रामिंग, डिजाइन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन स्किल्स की आज इंडस्ट्री में जबरदस्त मांग है। अच्छा। चाहे वो आईटी इंफ्रा संभालने वाली कंपनी हो या फिर कस्टमर के लिए ऐप बनाने वाली, सबको डेटाबेस वाले लोग चाहिए ही चाहिए।
ये तो हुई आज की बात। पर जब ये डीबीएमएस नहीं थे, तब कैसे काम चलता था? प्रोफेसर दास ने बताया कि पहले लोग डेटा फाइलों में रखते थे। हाँ, प्लेन फाइल्स में। जैसे आजकल हम कभी-कभी CSV फाइल यूज करते हैं ना, कॉमा लगा के वैल्यूज लिखी होती हैं, नोटपैड या एक्सेल में खोल लो। हाँ। पर इसमें बड़े झोल थे, काफी सिरदर्दी थी। क्या दिक्कतें भी इसमें? हाँ, फाइल सिस्टम से डेटा मैनेज करना मतलब बड़ा ही झंझट भरा काम था। प्रोफेसर दास ने सही पॉइंट आउट किया। कई बड़ी दिक्कतें थी। जैसे? पहली और सबसे बड़ी, डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी। मतलब एक ही जानकारी कई अलग-अलग फाइलों में बार-बार कॉपी होती थी। अच्छा, डुप्लीकेट डेटा? हाँ, डुप्लीकेशन। सोचो, एक स्टूडेंट का एड्रेस है, वो एडमिशन फाइल में भी है, लाइब्रेरी वाली फाइल में भी, हॉस्टल वाली फाइल में भी। इससे एक तो फालतू में स्टोरेज भरती थी, जिसे डेटा ब्लोटिंग कहते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा सिरदर्द, इनकंसिस्टेंसी। मतलब मान लो स्टूडेंट ने एड्रेस बदला, क्लर्क ने एडमिशन फाइल में तो अपडेट कर दिया, पर लाइब्रेरी और हॉस्टल वाली फाइल में करना भूल गया। ओह, तो अब 3 अलग पते हो गए एक ही स्टूडेंट के। एग्जैक्टली। अब कौन सा सही है? डेटा में गड़बड़ी हो गई, डेटा पर भरोसा ही नहीं रहा। ये थी इनकंसिस्टेंसी। समझ गई। और दूसरी दिक्कत, डेटा एक्सेस में मुश्किल। अब मान लो हजारों स्टूडेंट्स का डेटा एक टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल में पड़ा है, और आपको सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जिनके मार्क्स 90% से ज्यादा हैं और जो दिल्ली के हैं। कैसे निकालोगे? मुश्किल है। शायद पूरी फाइल पढ़नी पड़ेगी लाइन बाय लाइन, या एक्सेल में फिल्टर लगाना पड़ेगा। हाँ, या तो प्रोग्राम लिखो जो पूरी फाइल को स्कैन करे, या एक्सेल में मैनुअल काम करो। कोई स्टैंडर्ड तेज तरीका नहीं था जिससे अपनी जरूरत का डेटा फटाफट निकाल सको। जैसे आज हम SQL क्वेरी लिखते हैं ना, वैसा कुछ नहीं था। बड़ा ही मुश्किल काम था। नानी याद आ जाए मतलब। बिल्कुल। तीसरी, डेटा आइसोलेशन। अक्सर क्या होता था, अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी फाइलें अलग अलग फॉर्मेट में बनाते थे। कोई टेक्स्ट फाइल में, कोई किसी पुराने सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में, कोई CSV में। अब अगर बॉस कहे कि मुझे सारे डिपार्टमेंट से जानकारी मिला के एक रिपोर्ट दो, तो हो गया काम। डेटा अलग थलग पड़ा रहता था, उन्हें एक साथ लाना, जोड़ना, इस्तेमाल करना बहुत ही कठिन था। चौथी, इंटीग्रिटी की समस्या। डेटा सही और भरोसेमंद रहे, इसके लिए कुछ नियम लागू करना जरूरी होता है। नियम जैसे प्रोफेसर दास ने बैंक अकाउंट का उदाहरण दिया। अकाउंट बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, या मिनिमम बैलेंस मान लो 1000 रुपए रखना ही है। हाँ, ये तो जरूरी नियम है। और फाइल सिस्टम में ये नियम कहाँ डिफाइन होते थे? ये उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के कोड के अंदर कहीं छुपे होते थे। कोड के अंदर? हाँ। अब मान लो बैंक में नियम बदला कि मिनिमम बैलेंस 1000 से 500 करना है, तो प्रोग्रामर को कोड के अंदर जाकर वो जगह ढूंढनी पड़ती थी, उसे बदलना पड़ता था। ये बहुत मुश्किल था, और गलती होने का चांस भी बहुत ज्यादा। नियमों को एनफोर्स करना बड़ा पेचीदा काम था। बाप रे, ये तो सच में जुगाड़ वाला सिस्टम लग रहा है। डेटा बार बार कॉपी हो रहा है, पता नहीं कौन सा वर्जन सही है, कुछ ढूंढना हो तो घंटों लग जाए, नियम लगाना भी मुश्किल। हाँ, इसीलिए तो जरूरत पड़ी एक बेहतर सिस्टम की। तभी डीबीएमएस हीरो बनकर आया होगा। तो ये डीबीएमएस इन सब झंझटों से कैसे बचाता है? और प्रोफेसर दास ने कुछ और गहरी बातों का भी जिक्र किया था ना, जो डीबीएमएस संभाल लेता है। हाँ, फाइल सिस्टम की ये दिक्कतें तो डीबीएमएस सुलझाता ही है, पर उसके अलावा कुछ और बहुत महत्वपूर्ण और कॉम्प्लेक्स चीजें भी मैनेज करता है, जो आज के बड़े एप्लीकेशंस के लिए मतलब बेहद जरूरी हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला है एटॉमिसिटी। ये बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है। एटॉमिसिटी क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है या तो पूरा काम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ऑल और नथिंग, बीच का कोई चक्कर नहीं। या तो पूरा या कुछ भी नहीं। एकदम। प्रोफेसर दास ने बैंक ट्रांसफर का जो उदाहरण दिया वो इसे एकदम क्लियर कर देता है। मान लो मैंने अपने दोस्त को ऑनलाइन 100 रुपए भेजे। ठीक है। अब इस एक काम में असल में 2 छोटे काम हैं। पहला, मेरे अकाउंट से 100 रुपए कटना, यानी डेबिट होना। दूसरा, दोस्त के अकाउंट में 100 रुपए जुड़ना, यानी क्रेडिट होना। हाँ, 2 स्टेप्स है। अब सोचो, मेरे अकाउंट से तो पैसे कट गए, डेबिट हो गया, पर दोस्त के अकाउंट में क्रेडिट होने से ठीक पहले मान लो सिस्टम क्रैश हो गया या इंटरनेट चला गया। अरे, तो क्या होगा? मेरे 100 रुपए तो कट गए, पर दोस्त को मिले नहीं, पैसा बीच में कहीं हवा में गायब। ये तो बड़ा गड़बड़झाल हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डीबीएमएस अपनी एटॉमिसिटी गारंटी से ये पक्का करता है कि या तो ये दोनों काम डेबिट और क्रेडिट सक्सेसफुली पूरे होंगे, तभी वो ट्रांजैक्शन पक्का माना जाएगा। अच्छा। अगर बीच में कोई भी दिक्कत आई तो जो आधा काम हुआ था, यानी मेरे अकाउंट से जो डेबिट हुआ था, वो भी वापस ले लिया जाएगा। उसे रोल बैक कहते हैं। मतलब पैसे वापस आ जाएंगे। हाँ,
मतलब या तो 100 रुपए सही सलामत ट्रांसफर होंगे या फिर कुछ भी नहीं होगा। मेरे पैसे मेरे पास ही रहेंगे, कोई हेराफेरी नहीं, एकदम भरोसे वाला सिस्टम। वाह, ये तो बहुत जरूरी चीज है, खासकर पैसों के मामले में। बिल्कुल। दूसरा बड़ा फायदा कंकरेंसी कंट्रोल, कॉन्करेंट एक्सेस। आजकल सिस्टम ऐसे हैं जिन्हें एक ही टाइम पर हजारों लाखों लोग यूज करते हैं। हाँ, जैसे IRCTC का उदाहरण लिया था हमने। वही सोचो, दिवाली का टाइम है, तत्काल बुकिंग खुली और ट्रेन में सिर्फ एक सीट बची है, आखिरी सीट। अब हजारों लोग ठीक उसी सेकंड में उस एक सीट को बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, करते हैं। अगर सिस्टम इसे ठीक से मैनेज ना करे तो क्या होगा? हो सकता है वो एक ही सीट 2 लोगों को या 3 लोगों को अलॉट हो जाए। अरे बाप रे, फिर तो स्टेशन पर जाकर पता चलेगा और असली बवाल मचेगा। एग्जैक्टली। DBMS का कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म ये पक्का करता है कि ऐसी भगदड़ वाली सिचुएशन में भी सिस्टम सही से काम करे। वो सीट किसी एक ही लकी इंसान को मिलेगी और बाकी लोगों को फौरन पता चल जाएगा कि सीट अब नहीं है। ये सब बैकग्राउंड में होता है ना? हाँ, ये सब पर्दे के पीछे होता है, लेकिन इसके बिना ऑनलाइन सिस्टम चल ही नहीं सकते। तीसरा, सिक्योरिटी। हाँ, ये तो आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है। डेटा लीक, फ्रॉड, पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, कितना कुछ होता है। फाइल सिस्टम में डेटा को सिक्योर रखना बहुत मुश्किल था। कोई भी फाइल खोलकर देख सकता था, बदल सकता था। DBMS डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए बहुत मजबूत तरीके देता है। हम ये तय कर सकते हैं कि कौन सा यूजर डेटा को सिर्फ देख सकता है, रीड एक्सेस, कौन उसे बदल सकता है, राइट एक्सेस, कौन नया डेटा डाल सकता है, कौन डिलीट कर सकता है। अच्छा, परमिशन कंट्रोल। हाँ, पूरा कंट्रोल। यहां तक कि ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन यूजर टेबल के कौन से कॉलम देख सकता है और कौन से नहीं। ये सब कंट्रोल DBMS लेवल पर होता है, जिससे डेटा काफी हद तक सेफ रहता है। अरे वाह, तो मतलब DBMS सिर्फ डेटा रखने का एक डब्बा नहीं है यार, ये तो डेटा को सही, सुरक्षित, भरोसेमंद और आसानी से यूज करने वाला एक पूरा इंटेलिजेंट सिस्टम है। बिल्कुल। एटॉमिसिटी से पैसों की गड़बड़ नहीं होती, कॉन्करेंसी से लाखों लोग एक साथ सिस्टम यूज कर पाते हैं, और सिक्योरिटी डेटा को बचाती है। ये वाकई फाइल सिस्टम वाले पुराने जुगाड़ से मीलों आगे है। निश्चित रूप से। एक मैच्योर, जांची परखी टेक्नोलॉजी है जो आज की लगभग हर डिजिटल एप्लीकेशन की नींव में है। तो ये सब समझने के बाद कि DBMS इतना पावरफुल और ज़रूरी क्यों है, प्रोफेसर दास ने ये भी बताया कि अगर कोई इस सब्जेक्ट में मतलब गहराई से उतरना चाहता है इस कोर्स के ज़रिए, तो उसे क्या-क्या पहले से पता होना चाहिए, कुछ प्री रेक्विजिट्स। हाँ, प्रोफेसर दास ने कुछ जरूरी मतलब एसेंशियल चीजों की लिस्ट दी। इनकी समझ होगी तो कोर्स फॉलो करना आसान हो जाएगा। क्या है वो? एक तो है सेट थ्योरी, बेसिक मैथ्स। सेट्स क्या हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, डी मॉर्गन लॉज वगैरह। अच्छा, मैथ्स वाला पार्ट। हाँ, क्योंकि डेटाबेस का जो रिलेशनल मॉडल है वो काफी हद तक सेट थ्योरी पर ही बेस्ड है। फिर रिलेशंस और फंक्शंस, ये भी मैथ से जुड़ा है। बाइनरी रिलेशन, डोमेन, रेंज, फंक्शंस की प्रॉपर्टीज। तीसरा, लॉजिक, प्रोपोजिशनल और खास तौर पर प्रेडिकेट लॉजिक, ट्रूथ टेबल्स, एंड और नॉट ऑपरेशंस, और क्वांटिफायर्स जैसे सभी के लिए, फॉर ऑल, किसी एक के लिए, देयर एग्जिस्ट। SQL जैसी क्वेरी लैंग्वेज असल में लॉजिक पर ही चलती हैं। ओह, अच्छा। फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, ये बहुत जरूरी है। एरे, लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज, खासकर सर्च ट्री जैसे बी ट्री, और हैशिंग। प्रोफेसर दास ने कहा भी कि डेटाबेस आखिर है क्या? एक बहुत बड़े स्केल पर मैनेज किया गया डेटा स्ट्रक्चर ही तो है। सही बात है। तो इनकी अच्छी समझ होनी ही चाहिए। और आखिर में पाइथन प्रोग्रामिंग, इस पर प्रोफेसर दास ने खास जोर दिया। कहा कि सिर्फ बेसिक जानना काफी नहीं है, पाइथन में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, मतलब प्रोफिशिएंट होना चाहिए। क्योंकि असाइनमेंट्स वगैरह उसी में होंगे। हाँ, कोर्स में काफी काम पाइथन में ही होगा। ये तो हुई जरूरी चीजें। इनके अलावा प्रोफेसर दास ने कुछ डिजायरेबल यानी वांछनीय चीजों का भी जिक्र किया था। मतलब जो जरूरी तो नहीं पर आती हो तो अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अगर एल्गोरिदम्स का ज्ञान हो, जैसे सॉर्टिंग, सर्चिंग, सी प्रोग्रामिंग की समझ हो, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP के कॉन्सेप्ट्स पता हो, जैसे जावा या C++ का अनुभव हो, तो ये फायदेमंद रहेगा। हाँ, खासकर जब डेटाबेस के इंटरनल आर्किटेक्चर या परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन या एडवांस्ड डिजाइन को समझने की बात आती है, तब ये चीजें काफी मदद करती हैं। समझ गई। अब बात करते हैं इस कोर्स के स्ट्रक्चर की। प्रोफेसर दास ने बताया कि ये 12 हफ्तों का कोर्स है। इसे बांटा कैसे गया है, क्या सिखाया जाएगा इसमें? हाँ, कोर्स को 2 मेन हिस्सों में बांटा गया है।
पहले 8 हफ्ते मतलब पहले 2 महीने फोकस रहेगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग पर। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, अच्छा, मतलब ये सीखना कि डेटाबेस को यूज करके असल में सॉफ्टवेयर या वेब ऐप वगैरह कैसे बनाएं। एकदम सही। इसमें यही सिखाया जाएगा कि किसी एप्लीकेशन से, मान लो पाइथन में लिखी ऐप से, डेटाबेस के साथ कैसे इंटरैक्ट करें, डेटा कैसे डालें, इंसर्ट कैसे निकालें, क्वेरी सिलेक्ट कैसे बदलें, अपडेट, और कैसे हटाएं, डिलीट, और एप्लीकेशन का लॉजिक कैसे लिखें जो डेटाबेस से बात करे। प्रोफेसर दास का कहना था कि इंडस्ट्री में ज्यादातर जॉब्स इसी स्किल सेट के आसपास होती हैं। ये जो डेटाबेस यूज कर सके। एग्जैक्टली, जो उनके प्रोडक्ट्स के लिए डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, तो पहले 8 हफ्ते प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनाने पर फोकस, जो कि ज्यादातर लोगों के काम की चीज है, और फिर आखिरी के 4 हफ्तों में? आखिरी के 4 हफ्ते थोड़े एडवांस टॉपिक्स पर हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और डिजाइन। एडमिनिस्ट्रेशन और डिजाइन, इसमें क्या होगा? इसमें सिखाया जाएगा कि डेटाबेस को मैनेज कैसे करें, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे सुधारें यानी ट्यूनिंग, डेटा का बैकअप और जरूरत पड़ने पर रिकवरी कैसे करें, और सबसे जरूरी, एक अच्छा एफिशिएंट डेटाबेस स्कीमा यानी डेटा का स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे करें। ये तो ज्यादा टेक्निकल लग रहा है। हाँ, प्रोफेसर दास ने बताया कि ये रोल्स जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA या डेटाबेस आर्किटेक्ट थोड़े ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनके लिए गहरी समझ चाहिए, लेकिन अक्सर ये बहुत क्रिटिकल होते हैं और इनकी सैलरी भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। समझ गई। तो कोर्स एक तरह से स्टेप बाय स्टेप है। पहले एप्लीकेशन बनाना सीखो, जो सबको चाहिए, और फिर अगर इंटरेस्ट है तो एडमिनिस्ट्रेशन और डिजाइन की गहराई में जाओ। काफी सोचा समझा स्ट्रक्चर लगता है। हाँ, लॉजिकल फ्लो है। प्रोफेसर दास ने किसी किताब का भी जिक्र किया था शायद रेफरेंस के लिए। हाँ, उन्होंने एक क्लासिक टेक्स्ट बुक का नाम लिया था, डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। ऑथर्स हैं सिल्वरशेड्स, कोर्थ और सुदर्शन। अच्छा, सिल्वरशेड्स, कोर्थ, सुदर्शन। हाँ, इसे डेटाबेस की दुनिया में मतलब बाइबल जैसा माना जाता है। प्रोफेसर दास ने कहा कि ये कोर्स के लिए बहुत यूजफुल रहेगी और लगभग हर मॉड्यूल में इसका जिक्र आएगा। इसका 6th या 7th एडिशन चल जाएगा। बढ़िया। तो ये थी इस कोर्स और DBMS की दुनिया की एक झलक। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। जरूर। तो आज हमने IIT मद्रास के प्रोफेसर पार्थ प्रतिम दास के लेक्चर के बेस पे ये समझा कि भाई ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS क्या बला है। ये सिर्फ डेटा स्टोर करने की जगह नहीं, बल्कि उसे मैनेज करने, सिक्योर रखने और आसानी से यूज करने का एक पूरा सिस्टम है। हमने जाना कि ये पुराने फाइल सिस्टम वाले जुगाड़ से क्यों कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये डेटा की रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, एक्सेस में मुश्किल और इंटेग्रिटी जैसी जो सरदर्दियां थीं उन्हें दूर करता है। सही कहा। और सबसे अहम बात ये देखा कि हमारी रोज की डिजिटल जिंदगी, बैंकिंग हो, शॉपिंग हो, ट्रेन की टिकट हो, सोशल मीडिया हो, ईमेल हो, पूरी की पूरी इसी पर टिकी है। हमने ये भी समझा कि DBMS पर्दे के पीछे कुछ बहुत जरूरी और कॉम्प्लेक्स काम करता है, जैसे एटॉमिसिटी, जो ये पक्का करती है कि लेन देन या तो पूरा हो या बिल्कुल ना हो, बीच में कोई गड़बड़ ना हो। हाँ, वो ऑल और नथिंग वाला फंडा। बिल्कुल। फिर कॉन्करेंसी कंट्रोल, जो हजारों यूजर्स को एक साथ सिस्टम यूज करने देता है बिना किसी टकराव या बवाल के। और सिक्योरिटी फीचर्स, जो हमारे इतने जरूरी डेटा को गलत हाथों से बचाते हैं। ये सब मिलकर डेटा को भरोसेमंद, कंसिस्टेंट और सिक्योर बनाते हैं। और ये सब जानना इसलिए भी काम का है क्योंकि जैसा प्रोफेसर दास ने भी इशारा किया, डेटाबेस स्किल्स की आज जॉब मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। बहुत ज्यादा। चाहे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहे, डेटा एनालिस्ट या फिर IT इंफ्रास्ट्रक्चर में जाए, DBMS की समझ करियर के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन बन सकती है, अच्छी नौकरी पाने में हेल्प कर सकती है। बिल्कुल। अब जब हमने ये समझ लिया है कि DBMS क्या है और क्यों जरूरी है, तो एक सवाल ना भविष्य के बारे में सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अच्छा, क्या सवाल है? हम आज बिग डेटा के युग में जी रहे हैं। हर दिन इतना ज्यादा डेटा बन रहा है, इतना ज्यादा कि शायद पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। और ये डेटा बहुत अलग अलग तरह का भी है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। हाँ, डेटा का विस्फोट हो रहा है एकदम। तो सोचने वाली बात यह है, क्या हमारी मौजूदा रिलेशनल DBMS टेक्नोलॉजी, जो मतलब दशकों से इंडस्ट्री पर राज कर रही है, क्या वो भविष्य के इस विशाल अलग अलग तरह की और तेजी से बढ़ते डेटा की चुनौतियों का सामना करने के लिए काफी है? अच्छा पॉइंट है। या फिर हमें डेटा मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल नए तरीकों, शायद एकदम नए तरह के सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी? इस पर विचार जरूर करना चाहिए। वाह,
क्या सवाल छोड़ा है आखिर में। वाकई डेटा का ये जो सैलाब आ रहा है, ये हमें मैनेजमेंट के किन नए रास्तों पर ले जाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। उम्मीद है आज के डीबीएमएस की दुनिया की हमारी इस पड़ताल में सबको मजा आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। तब तक सीखते रहिए।